हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आपके लिए सीरीज़ में चलते हुए पॉलिटी की में मैं आज ताज का शासन 1858 से 1947 तक की बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 सत्तावन के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें क्या क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत क्या क्या बदलाव हुए। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम के तहत ही प्रथम वायसराय बनाए गए लॉर्ड कैनिंग। नंबर 2, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। तो शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त किया गया 1858 के से। तीसरा पॉइंट है कि एक नए पद भारत के राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो वो एक जवाबदेही भी था जो उसके प्रति था। अगला है आपका पॉइंट 4 कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार भी था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 का कानून प्रमुख उद्देश्य 1858 का कानून प्रमुख उद्देश्य क्या थे? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। अब आगे पढ़ते हैं कि 1861, 1892 तथा 1861, 1892 तथा 1909 की भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 61, 92 और 1909। 61 का भारत परिषद अधिनियम, जो भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ये क्या था, इसके बारे में आइए देखते हैं। भारत के नंबर 1, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा नंबर 1 और दूसरे थे पटियाला के महाराजा और तीसरे सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। और 3 सदस्यों को 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया। नंबर 2, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 जो भी था द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, विकेंद्रीकरण लिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। नंबर 3 पॉइंट है आपका कि बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862 बंगाल में, 1866 उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और 1897 पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। नंबर 4, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक
नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। एक सदस्य बनाया गया ऐसा। नंबर 5, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की रखी। अब 1892 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? नंबर 1 थी कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। नंबर 2, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यप्रणाली के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। तो बजट पर बहस भी शुरू हुई 1892 में। नंबर 3, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नरों को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ है। इसे निश्चित निकाय की सिफारिशों पर ही जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 का अधिनियम और इसकी विशेषताएं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। तो मार्ले मिंटो दोनों वायसराय को मिलाकर बना। नंबर 1, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 1660 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या समान नहीं थी। नंबर 2, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। नंबर 3, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट संकल्पना रखना आदि बनाया। नंबर 4 में था, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। नंबर 5, इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। नंबर 6, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो आगे हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919।